नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं नागालैंड को दिए गए अशांत क्षेत्र के दर्जे पर। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी के लिए नागालैंड महज एक राज्य का नाम है। एक ऐसे राज्य का नाम जिसे हिंदुस्तान का हिस्सा तो माना जाता है, लेकिन उस हिस्से को महसूस नहीं किया जाता। पिछले महीने की अंतिम तारीख को होम मिनिस्ट्री ने पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित कर दिया, लेकिन इस पर खबर जो आई उस पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ। नागालैंड पिछले 6 महीने से अशांत क्षेत्र की कठोरता में जी रहा था। 30 जून को इसकी मियाद पूरी होने वाली थी। फिर से इसकी मियाद अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, यानी अगले 6 महीने तक फिर से नागालैंड को अशांत क्षेत्र की वजह से लागू हुई अफस्पा जैसे कठोर कानून की देखरेख में जीना पड़ेगा। इसकी जानकारी भी हमें मिली है तो केवल एक सरकारी नोटिफिकेशन से मिली है, और इसमें लिखी बातों के अलावा नागालैंड में क्या हो रहा है, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उन कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो यह बताते हैं कि जिनकी वजह से नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया हो। जानते हैं तो हम केवल इतना कि नागालैंड के राज्यपाल ने केंद्र सरकार से कहा कि सशस्त्र गिरोह यानी कि आर्म्ड जो गैंग हैं उनके द्वारा दिन प्रतिदिन जो नागालैंड का संवैधानिक स्वरूप है उसके वैधता पर चुनौती दी जा रही है, और संविधान के अनुच्छेद 371A के मुताबिक राज्य में जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उससे राज्य को चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर देना चाहिए। हमें केवल सरकार का पक्ष पता है, बाकी सारे पक्ष हमारी जानकारियों से गायब हैं। वजह यह क्योंकि हम नागालैंड या उत्तर पूर्व के बारे में बात नहीं करते। उत्तर पूर्वी भारत के लोगों का हमेशा से यही दर्द रहा है कि उन्हें अपने ही देश में पराया जैसा लगता है। अरुणाचल पर जब चीन कब्जा जमाने आता है तभी हिंदुस्तान का मानस हमारी तरफ देखता है। हम माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि जब लोगों की बजाय महज भूखंडों की चिंता की जाती है तो उस भूखंड में रहने वाले लोगों के साथ अपनेपन का रिश्ता नहीं बनता है, अलगाव का रिश्ता बनता है, और अफस्पा जैसे कानून का इस्तेमाल करने में कोई हिचक भी नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र अगर अशांत क्षेत्र के तौर पर घोषित कर दिए जा रहे हैं तो इन कई सारे कारणों में से एक कारण जो सबसे प्रभावी तौर पर दिखता है उसका यह है कि उन क्षेत्रों पर पूरा देश का जो केंद्रीय प्रशासन है वह ध्यान नहीं देता है, और ना ही जो मुख्य भारत कहा जाता है आम बात बोलचाल की भाषा में जबकि कहना नहीं चाहिए, वो भी उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करता है। इस वैचारिक पृष्ठभूमि में नागालैंड से जुड़ी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड को घोषित किया है जून से, यानी कि यह मियाद कब तक चलेगी? यह मियाद चलने वाली है दिसंबर तक। मंत्रालय ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि आधिकारिक रूप से इसको घोषित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन कहता है कि नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र किसी अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। अब आप पूछेंगे कि अशांत क्षेत्र की बात तो इतनी की गई, लेकिन अशांत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब्ड एरिया कहते किसे हैं? जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है कि वह इलाका जहां की स्थितियां सामान्य नहीं हैं, जो शांति तरीके से चल नहीं रही हैं, राज्य की प्रशासनिक आलाकमान के नियंत्रण से बेकाबू हैं, जिसे काबू करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। इन्हीं सब प्रवृत्तियों के आधार पर गृह मंत्रालय किसी इलाके को अशांत क्षेत्र का दर्जा देता है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी कि द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफस्पा कानून के धारा 3 के तहत केंद्र सरकार या राज्य के गवर्नर को यह शक्ति होती है कि अगर उन्हें राज्य या राज्य के किसी इलाके की स्थिति इतनी चिंताजनक, खतरनाक,
असामान्य दिखे कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है या राज्य की रोजाना कार्यवाहियों की बस की बात नहीं है कि राज्य को संभाला जाए, तो अफस्पा के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है। अफस्पा एक ऐसा कानून है जो सर्च, अरेस्ट और गोली चलाने के लिए सैन्य बलों को बेलगाम शक्ति देता है। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि उस राज्य की स्थिति क्या होगी। इसके बाद आपका सवाल होगा कि आखिरकार नागालैंड में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो इसे समझने के लिए बैकग्राउंड में चलते हैं। नागालैंड की इंसर्जेंसी दुनिया की सबसे पुरानी इंसर्जेंसियों में से एक है। उत्तर भारत की घरेलू राजनीति की दांवपेच की वजह से हम कश्मीर के दर्दनाक हालत से तो रूबरू हो लेते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में तकरीबन 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैले नागालैंड की परेशानियां हमारे मन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार और नागा सशस्त्र विद्रोहियों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। साल 2019 में अक्टूबर के महीने में नागालैंड के प्रमुख अलगाववादी दल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुईवाह के साथ दिल्ली में बातचीत हुई। यहां समझने वाली बात है कि नागालैंड में कई अलगाववादी दल हैं और सरकार का कहना है कि NSCIN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक और मुईवाह समेत सभी गुटों से बातचीत करेगी, लेकिन वह समझौता केवल एक गुट से करेगी। इसका पक्ष सरकार का होगा और दूसरा पक्ष नागा गुटों का, और जो नागा गुटों से होंगे उसमें शामिल होंगे NSCIN, यानी कि NSCIN को अगुआ मानकर बातचीत की जा रही है। और केंद्र सरकार का प्रस्ताव क्या था? केंद्र सरकार का प्रस्ताव था कि भारत के संविधान में निहित संप्रभुता के भाव को सभी पक्ष मान्यता देंगे, यानी कि नागालैंड के सभी अलगाववादी पक्ष, मतलब उन्हें मानना पड़ेगा कि वह भारत के अंग हैं। नागा गुट हथियार का रास्ता छोड़ देंगे। सरकार हथियार का रास्ता अख्तियार किए हुए लोगों का रिहेबिलिटेशन करेगी, यानी कि जो लोग उजड़ चुके हैं उन्हें फिर से बसाएगी। नागा गुटों द्वारा हथियार का रास्ता छोड़ देने के बाद अफस्पा यानी कि जो कठोर कानून है उसको वहां से हटा लिया जाएगा और सेना जरूरी होने पर ही दखल देगी। नागालैंड राज्य की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नागा शांति समझौता का वह हिस्सा है जिसे लेकर सबसे अधिक चिंता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा जनजातियां केवल नागालैंड में ही नहीं रहती हैं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे इलाके में रहती हैं और शुरू से ही इनकी मांग ग्रेटर नागालिम की रही है, यानी कि सभी नागा इकट्ठा होकर एक जगह बस जाएं। मणिपुर और अरुणाचल के नागा बहुल इलाकों में नागा टेरिटोरियल काउंसिल बनाए जाएंगे। ये काउंसिल ऑटोनोमस यानी स्वायत्त होंगे, माने राज्य और केंद्र सरकार के अधीन होंगे। एक ऐसी संस्था भी बनाई जाएगी जो अलग अलग राज्यों में बसे नागाओं की सांस्कृतिक जुड़ाव का काम करेगी। इस संस्था में नागा जनजातियों के प्रतिनिधि बैठेंगे और ये राजनीति से दूर रहेगी। ये सारे क्या थे? नागा से समझौता करते समय एक तरह के प्रस्ताव बिंदु थे। इस बातचीत में केंद्र सरकार के सामने नागा के सामने से 3 मांगे आई, जो उसमें भी शामिल है जो केंद्र सरकार ने बात कही है। पहली मांग थी कि मणिपुर और असम की तरह नागा समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को संरक्षण दिया जाएगा, और दूसरी मांग थी कि नागा समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें केंद्र सरकार की बातों में आ गई और उसको मान भी लिया गया। लेकिन तीसरी मांग जो नागाओं की थी, नागालैंड की अलगाववादी संगठनों की, वहीं पर दिक्कत आ गई। वह तीसरी मांग थी कि उनका एक अलग झंडा होगा और उन्हें एक अलग संविधान दिया जाएगा। तभी से जब ये मांग रखी गई गतिरोध बना हुआ है, यानी कि 2018 में जो बातचीत अंत की तरफ बढ़ रही थी वो इस तीसरी बिंदु की वजह से अभी भी
समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ी और लग रहा था कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर से मियाद बढ़ा दिया गया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नंदिता हक्सर ने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सारा नागालैंड पे लिखा है और कुछ जानकार भी हैं। तो नंदिता अक्सर कहती हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद नागालैंड में परिस्थितियां बदली हैं। नागालैंड के लोगों को लग रहा है अलगाववादियों कि उनका हश्र भी कहीं कश्मीर की तरह ना हो जाए, इसलिए वो अलग संविधान और अलग झंडा मांग कर रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि पहले जो नागा आंदोलन था वहां केवल नागा कौम को एक करने से जुड़ी हुई थी, जिसमें बर्मा यानी आज का म्यांमार नागा भी शामिल हुआ करता था। बाद में जाकर यह केवल भारत के नागाओं तक सीमित हो गया। नागाओं ने खुद ही इसे छोड़ दिया और इनकी मांग केवल भारत के नागाओं को एक करने तक रह गई। लेकिन कश्मीर ने शायद उन्हें सजग करने का काम किया है और वो भांप भांप कर और फूंक फूंक कर चीजों को देख रहे हैं। नंदिता अक्सर आगे कहती हैं कि इन गुटों को के अलावा ना एक आम नागा यही चाहता है, जो ये गुट अलगावादी गुट हैं, कि एक राज्य के अंदर रहें, एक जमीन पर रहें, उनकी अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए। बस अंतर इतना हुआ है कि अब यह भारतीय राज्य की प्रभुता भी स्वीकार करने के लिए, और म्यांमार के नागा इसमें शामिल नहीं है। उनका मानना है कि वो भारतीय राज्य की प्रभुता स्वीकार करेंगे और इसमें म्यांमार के नागा शामिल नहीं है। तकरीबन 90% से अधिक नागा बैप्टिस्ट चर्च से जुड़े हुए हैं। नागा समझौते में इनकी अहम भूमिका है। नागा आंदोलन से इनकी 2 असहमतियां रही हैं। पहली यह कि नागा आंदोलन के साम्यवादी और समाजवादी मकसद के समर्थक नहीं है वो। दूसरा, यह लड़ाई के बजाय शांति समझौता चाहते हैं। जो बैप्टिस्ट हैं, जो इसमें अधिक शामिल हैं, इनका प्रभाव देखते हुए ही शुरू से ही नागा आंदोलन ने अपने आप को सोशलिस्ट बनाने का फैसला ले लिया था। इसलिए उन्होंने शुरुआत में इस आंदोलन को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का नाम दिया था। नंदिता अक्सर आगे कहती हैं कि नागा और कश्मीरी समुदाय को डेवलपमेंट शब्द से बहुत अधिक चिढ़ है। केंद्र को लगता है कि इसके जरिए वह दूर हो रहे तकलीफों को, जो नागा और कश्मीर के हो रहे हैं, जो दूर हो रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। नागाओं के बीच अमीर और गरीब की खाई बहुत खतरनाक है और ये और बढ़ती जा रही है। इसे कोई भी एड्रेस नहीं करता है। प्रवास की वजह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं। नागा गांव की तो कोई बात ही नहीं करता है। नंदिता अक्सर कहती हैं कि उन्हें तो ये लगता है कि नागा गुट ग्रामीण नागाओं की बात रखते भी हैं। पहाड़ी गांव में पानी की किल्लत है, जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलें बर्बाद हो रही है, लोग मजदूरी के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। समझौता होना तो जरूरी है, लेकिन जरूरी यह भी है कि आम नागाओं की जिंदगी को कोई सुने, ताकि नागा जिंदगी पटरी पर आ जाए। यानी कि नंदिता अक्सर का ये कहना है कि इन सारे बीच में आम लोगों की बातें नहीं आ पा रही हैं, आम परेशानियां सामने नहीं आ पा रही हैं। और इसके बाद भी जो उलट जो काम हुआ है, जो शांति की तरफ बढ़ना चाहिए था, वो ये हुआ है कि संघर्ष विराम नहीं हुआ है। अशांत क्षेत्र के रूप में उसे घोषित कर दिया गया है। नागालैंड के साथ या उत्तर पूर्वी भारत के साथ सबसे बड़ी एक परेशानी यह है कि हम कुछ भी इतिहास के तौर पर जानते हैं, वो खबर के तौर पर हमारे सामने नहीं आता है। और जो आता है वो हमेशा तब आता है जब सरकार उसमें पक्ष की तौर पर शामिल होती है। और जो सरकार लिख कर देती है कि हाँ, नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, हम उसी को सच मान लेते हैं। बाकी जो वहाँ की मौजूदा स्थिति है, वहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, यह हमारे सामने कभी उभर कर नहीं आती। और आप बखूबी समझ सकते हैं कि सच वो तब सबसे झूठ होता है जब केवल एक पक्ष ही अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हो, या एक पक्ष की बात ही बहुत बड़े समुदाय तक फैले। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि चलिए अशांत क्षेत्र हो गया, सारी बातें हमने मान ली और कह दी गई, लेकिन क्या अशांत क्षेत्र होने के पहले जो जरूरी चीजें थीं उसका दूसरा पक्ष जानने की कोशिश,
उसका दूसरा पक्ष मीडिया में आता, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, बातें मुखर होकर के आती, तब उन दोनों के बीच एक तालमेल बैठ पाता और ये समझा जाता कि दरअसल क्या स्थितियां हैं। नहीं तो सरकारों की हालत तो ऐसी है कि उनका जो अपना पक्ष होता है वह सच्चाई से कोसों दूर होता है। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, उनमें हमने देखा, कश्मीर के विषय में देखा, बहुत सारी बातें हैं जहां पर अगर हम केवल सरकार के पक्ष को ही सुने तो सच्चाई से दूर रह जाएंगे। तो ये थी नागालैंड की जो अभी गड़बड़ियाँ चल रही हैं और जो स्थिति है उस पर एक बात, कठफोड़वा की राय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हाँ, एक बात और बता देते हैं कि नागालैंड का इतिहास बहुत बड़ा है, उसको बहुत कम शामिल किया गया है इस बातचीत में। फिर से कभी मौका मिलेगा तो उस इतिहास को भी बताया जाएगा। तो अगर आपको सही लगा हो, अगर आपको ठीक लगता हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं ठीक लगता हो तो बेझिझक अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।